नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज आपसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एमए पूर्व इतिहास के द्वितीय सेमेस्टर के 7वें पेपर आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक प्रशासन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। राज्य के संगठन और प्रजा के कल्याण के लिए एक कुशल प्रशासन की अत्यंत आवश्यकता होती है। ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ में देश की प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों का प्रभाव समय समय के अनुकूल पड़ता रहा। 11 दिसंबर 1853 को नागपुर राज्य के शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया और मैनसेल को नागपुर का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आ गया। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 31 जनवरी 1855 तक जारी रहा। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 1 वर्ष 2 माह 21 दिन तक और चलता रहा। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतिम मराठा सूबेदार गोपाल राव आनंद थे। इन्होंने अपना शासनभार 1 फरवरी 1855 को यहाँ के शासन के लिए नियुक्त ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को सौंपा। उनका अधिकार क्षेत्र वही था जो मिस्टर एग्न्यू के समय में था। ब्रिटिश काल में यहाँ के प्रशासन के लिए नियुक्त होने वाला प्रमुख अधिकारी डिप्टी कमिश्नर कहलाया गया। लेफ्टिनेंट सी चार्ल्स इलियट डीसी तृतीय श्रेणी नियुक्त हुआ। वैसे मराठा युग में कैप्टन एडमंड प्रथम अंग्रेज अधिकारी था जिसने छत्तीसगढ़ का कार्यभार ग्रहण किया। नागरिक प्रशासन में कमिश्नर ने 5 प्रांतों की सिफारिश की, जैसा जेनकिंस के समय में था, अर्थात नागपुर, रायपुर, चंद्रपुर, भंडारा और छिंदवाड़ा। जेनकिंस के समय इन प्रांतों पर सुपरिंटेंडेंट थे। वह सभी को एक वेतनमान था, पर अब नए कमिश्नर के अनुसार प्रांतीय अधिकारियों को डिप्टी कमिश्नर कहा गया और उनके क्षेत्र जिले कहलाए। डिप्टी कमिश्नर की 3 श्रेणियां थीं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिनका निर्धारित वेतन क्रमशः 1500, 1200 और 1000 रुपये था। यहाँ नियुक्त डिप्टी कमिश्नर तृतीय श्रेणी का था। डिप्टी कमिश्नर को प्रशासन में और दूसरे विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिए एक सहायक कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा अतिरिक्त सहायक कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था जो भारतीयों के लिए सुरक्षित था। इसलिए भूतपूर्व मराठा सूबेदार गोपाल राव आनंद और मोहिबुल हुसैन को क्रमशः बिलासपुर और रायपुर में अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इनकी भी 3 श्रेणियां थीं, प्रथम, द्वितीय व तृतीय, जिनका वेतन क्रमशः 700 रुपये, 600 रुपये और 500 रुपये प्रति माह था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक नवीन पदों का सृजन किया। 2 नवंबर 1861 को नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर एक केंद्रीय क्षेत्र का गठन किया गया, जिसे मध्य प्रांत का नाम दिया गया। ब्रिटिश भारत अनेक प्रांतों में विभाजित था तथा इसका प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संचालित होता था, लेकिन फिर भी इन सभी प्रांतों को मुख्य रूप से गवर्नर जनरल इन काउंसिल की आज्ञाओं को मानना पड़ता था। व्यवस्था के आधार पर इन प्रांतों को रेगुलेशन और नॉन रेगुलेशन के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। मध्य प्रांत नॉन रेगुलेशन व्यवस्था के अंतर्गत आता था। मध्य प्रांत को एक चीफ कमिश्नर के अधीनस्थ रखा गया। इस नवीन प्रांत के प्रशासन को पंजाब प्रांत की तरह अनियमित निर्देशों के तहत संचालित किया जाना था। प्रशासनिक दृष्टि से इस क्षेत्र के 2 भाग माने जा सकते थे, एक तो सागर और नर्मदा क्षेत्र और दूसरा नागपुर राज्य क्षेत्र।
2 नवंबर 1861 को सपरिषद वायसराय ने एक प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि नागपुर प्रदेश तथा सागर एवं नर्मदा क्षेत्र को एक प्रमुख आयुक्त के अधीन रखते हुए उसे मध्य प्रांत का चीफ कमिश्नर का पदनाम दिया जाए और इस नए प्रांत को सर्वोच्च शासन के आदेशों के अधीन चीफ कमिश्नर तथा गवर्नर जनरल के द्वारा प्रशासित किया जाए। मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को प्रशासकीय कार्य में सहायता देने के लिए एक सचिव, एक जुडिशियल कमिश्नर, 3 संभागायुक्त तथा डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर्स का प्रावधान किया गया, जिन्हें पंजाब और अवध में इनके समकक्ष अधिकारियों के अधिकार दिए गए थे। नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, बस्तर, भंडारा, छिंदवाड़ा, सिरोंज थे, जबकि सागर नर्मदा क्षेत्र में होशंगाबाद, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, सिवनी, बैतूल और नरसिंहपुर थे। यद्यपि भारत सरकार ने जून में छत्तीसगढ़ संभाग बनाने की अनुमति दे दी, तथापि मंडला जिले को इस नए संभाग में सम्मिलित न करने के तत्कालीन चीफ कमिश्नर रिचर्ड टेम्पल के विचार पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। अंततः छत्तीसगढ़ संभाग का अलग अस्तित्व सन 1865 में स्थापित हुआ। यहाँ एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस समय संबलपुर को मध्य प्रांत में शामिल किया गया और छत्तीसगढ़ को 3 जिलों में विभाजित किया गया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इनमें रायपुर का क्षेत्रफल 12,036 वर्ग मील था, जो मध्य प्रांत का सबसे बड़ा जिला था। छत्तीसगढ़ में नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि क्षेत्रीय प्रशासन स्थानीय रीति रिवाज, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाएं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की असैनिक प्रशासन की पुनर्रचना करते समय मराठाकालीन विभिन्न दफ्तरों को पुनर्जीवित न करते हुए पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था, जो पंजाब में उपयोगी प्रमाणित हो चुकी थी, को क्रमशः लागू किया जाए। सन 1885 में पंजाब कोड की प्रतिलिपियां डिप्टी कमिश्नर्स को पालनार्थ भेजी गई। इसके अनुसार प्रशासन को 2 वर्गों में, माल और दीवानी में विभक्त करना था तथा माल विभाग के अंतर्गत ही दीवानी कार्यों का भी संपादन किया जाना था। इसके अनुसार डिप्टी कमिश्नर को दीवानी शाखा के प्रशासन हेतु दोनों मूल और अपील संबंधी अधिकार सौंपे गए, जो 5,000 रुपये के ऊपर के होते थे। बाद में तहसीलदारों को नियुक्त कर उन्हें भी दीवानी और फौजदारी संबंधी अधिकार सौंपे गए। उन्हें कम राशि के मामलों को निपटाने का अधिकार दिया गया। सन 1854-61 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के बाद यहाँ के लिए नवीन व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसके लिए पंजाब में लागू सिविल कोड को आधार बनाया गया। इसके अनुसार अलग से न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति न कर उसके संपादन का कार्य जिला अधिकारी और उसके सहायकों को सौंपा गया। संबलपुर के लिए एक अलग से न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की गई। यह अधिकारी डिप्टी कमिश्नर से भिन्न होता था। दीवानी के लिए डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के सिवाय रायपुर में एक एडिशनल सेशंस जज और 2 सब जज रहते थे। धमतरी और बलौदाबाजार में भी 1-2 जज नियुक्त थे। ब्रिटिश शासन के आरंभ में छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रचलित न्याय व्यवस्था में कोई तात्कालिक परिवर्तन नहीं किया गया। इस संबंध में जो प्रथम परिवर्तन किया गया, उसके अनुसार कुछ और अधिकारियों को न्यायिक अधिकार सौंपना था। पुलिस के हाथों से न्यायदान की व्यवस्था निकाल दी गई। प्रांत का न्यायिक कमिश्नर का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय था। न्यायिक अधिकारों का संपादन सहायक कमिश्नरों और अतिरिक्त सहायक कमिश्नरों, तहसीलदारों जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाने लगा था। कमिश्नर समय समय पर डिप्टी कमिश्नर को न्यायिक कार्यों से संबंधित सिद्धांतों और नीतियों के परिपालन हेतु निर्देश भेजा करता था। सामान्य नीति निर्देश के रूप में दीवानी, फौजदारी और माल संबंधी मामलों में पंजाब कोड का परिपालन किया जाता था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने प्रथम प्रशासकीय परिवर्तन के रूप में परगना पद्धति बदलकर तहसीलदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था।
छत्तीसगढ़ जिले में 1855 में 3 तहसीलों का निर्माण किया गया था, जो रायपुर, धमतरी और रतनपुर थे। प्रत्येक तहसील मुख्यालय में एक तहसीलदार रखा गया, जो उस क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी था, जो डिप्टी कमिश्नर के निर्देश के अनुसार कार्य करता था, और यह पद भारतीयों के लिए नियत था। जिलों के भीतरी भागों में न्याय प्रशासन तहसीलदारों अथवा उप संभागों के प्रभारी स्थानीय राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। सबसे छोटी अदालत तहसीलदार की ही होती थी। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में 2 प्रकार की अदालतें थी, दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें। दीवानी अदालतें सामान्यतः प्रशासन से पूर्णतः विमुक्त थी।